Please welcome MJF Ryan Radheshyam Moria. मेरे भी जीवन में ऐसी चीजें आई। मैंने लाइफ ट्रेनिंग सेमिनार शुरू किया। मैं लायंस क्लब से काफी सालों से जुड़ा रहा और मुझे लगा कि मुझे अपने अनुभव को बांटना चाहिए और मैं जिंदगी में हमेशा सकारात्मक बना रहा और जिसके कारण मैं आज आपके सामने अपनी प्रस्तुति दे पा रहा हूँ। आप लोगों में से 2 लोगों को बुलाना चाहता था, आप लोग आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। यही होता है, आगे आ जाओ। आपके लिए सपने का क्या मायने है और आपके आदर्श कौन है? मुझे सबको तरफ सीखने करते हैं और बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। लाइक जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छा शौक है और वही बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। इनके लिए जोरदार तालियां। हिम्मत होगी। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है और मैं उनको बन के बनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जोरदार तालियां। यह स्पिरिट जिस समय आपके अंदर आएगी उस समय आप जो है दुनिया जीत सकते हो। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि एक पिता पुत्र का रिश्ता जो होता है वो किस तरीके का होता है। हम लोग घरों में कई बार हमारे फादर मदर हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमको बार बार बोलते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है कि नहीं, उनकी बातों को हम दरकिनार कर देते हैं। हमें उनका कैसे सम्मान करना चाहिए। मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें जो है पिता और पुत्र एक गार्डन में बैठे हुए हैं अपने घर के लॉन में और पिताजी अपने पुत्र से पूछ रहे हैं कि चिड़िया कौन सी है। That's really जब हमारे बुजुर्ग पिता माता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। उन्होंने अपने बेटे से सिर्फ 3 बार पूछा और वो नाराज हो गया। आपको समझ में नहीं आता कि मैं आपको इस फाइल बता रहा हूँ और आप जो है बार बार पूछ रहे हैं। पिताजी अपने घर के अंदर जा रहे हैं। बुला करके अपने बेटे को एक डायरी देते हैं और बेटे से कहते हैं इसको पढ़ो। उस डायरी में लिखा हुआ था कि जब तुम छोटे थे तो तुमने 21 बार इसी टेबल पर कहा था कि क्या मैंने बार बार तुझे गले लगाया और प्यार किया था और मैंने तुझसे 4 बार पूछा तो नाराज हो गए। तो हमारे लिए जो एहसास का होना, हमारे परिवार के प्रति, हमारे गुरुजनों के प्रति हमारा जो समर्पण होना है वो हमें क्यों नहीं होता है, उसका एहसास दिलाने की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। आपके परिवार को आपके प्यार की धरती की जरूरत है। कभी भी उनसे नाराज होकर के बात मत करिए। आप कई बार कॉलेज जाते हो, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपको कॉलेज भेजने तक का सपना देखना उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। कई परिवारों के लिए इतना कमाना भी बहुत मुश्किल होता है। किस तरीके से उन्होंने फीस जुटाया और आपको कॉलेज तक भेजा, तो उनके लिए आपका ये प्यार हमेशा बहुत कुछ देता है। मेरी जिंदगी में जब 10th क्लास में था तो मैंने एक किताब पढ़ी थी अलेक्सी मैस्कर की असली इंसान, उस पुस्तक का नाम था। उस किताब ने मेरे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला।
जो रशियन पायलट जब जर्मनी से सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसकी लड़ाई चल रही थी, जब वो जर्मनी गया, वापसी में उसके फ्लाइट को हिट कर दिया गया और उसकी फ्लाइट क्रैश हो गई और अलेक्सेई नेस्टर को टेस्ट बंद कर दी। अलेक्सेई नेस्टर उसके बाद से 15 दिन तक बर्फ में घसीटता रहा। 15 दिन के बाद उसको बचाया गया। बचाने के बाद उसको मॉस्को भेजा गया। मॉस्को जाने के बाद उसके दोनों पैर काट दिए गए और हमेशा डिप्रेस रहने लगा, हमेशा निराश रहने लगा। उसको लगा कि मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे क्या करना है ये भी नहीं पता था। तो उसका उस वार्ड में बहुत सारे मरीज जो मिलिट्री के थे, उसमें से एक साथी आया। उसने कहा कि देखो एक जर्मनी का पायलट है जिसने फरमान जहाज चलाया है, उसके पास एक पैर नहीं था। तो अलेक्सेई ने कहा उसके पास एक पैर तो था, मेरे पास तो दोनों नहीं है। तो बोले क्या हुआ, तुम तो रशियन हो, तुम्हारे दोनों नहीं है तो क्या हुआ, इसको तुम जीत सकते हो। और अलेक्सेई नेस्टर को लगा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो दिन से वो 8-8 घंटे तक अपनी वर्जिश करने लगा, कसरत करने लगा और अपने शरीर को इतना मजबूत बनाया कि लगा कि वो बहुत अच्छा हो गया है। उसके बाद उसके नकली पैर लगाए गए। जब नकली पैर लगा तो वो उसी समय चलने लगा और गिर पड़ा। तो वो जो पैर बना के लाया था उसने उसको कहा कि देखो तुम्हें बच्चा बनना पड़ेगा। जैसे बच्चा जब इसको पहन के चलना सीखता है, वैसे जब तुम चलना सीखोगे तब इसको जाकर के तुम साथ सकते हो। धीरे धीरे अलेक्सेई नेस्टर जब चलता था तो उसको घूम बैठा था, 8-8 घंटे तक प्रैक्टिस करता था। धीरे धीरे उसने उसको प्रैक्टिस कर लिया। फिर से उसने रशियन गवर्नमेंट से कोशिश की कि मुझे वापस आर्मी में जाना है, फाइटर पायलट बनना है। वहाँ की सरकार ने मना कर दिया, बोले यहाँ ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो एक विकलांग व्यक्ति हो उसको हम जो है लड़ाई को भेज सकें। और उसने कहा नहीं, मुझे तो फाइटर पायलट ही बनना है। 2 साल तक लगातार उसने कोशिश करता रहा। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दिया और जब वो गया वापस अपने यूनिट में और वहाँ से लड़ाई पर, वहाँ की 1 महीने की रिपोर्ट थी कि 339 जहाज उस यूनिट ने मार दिया है। तो लोगों को लगा कि ऐसा क्या है वहाँ उस यूनिट में कि इतने देशभक्त लोग हैं कि वहाँ पर इतने जहाज मार गिराए उन्होंने। फिर अलेक्सेई नेस्टर से मिलने पोलिगोई नाम का पत्रकार गया। जब वो पत्रकार वहाँ गया तो ये हुआ कि बेस्ट पायलट है। उसके साथ वो रात बिताने जब गया तो उसे पता चला इसके दोनों पाँव नहीं है। तब उसने उसकी कहानी लिखी और उसको रशिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला। और वो अभी 3-4 साल पहले अभी अलेक्सेई नेस्टर गुजरे हैं। तो हमारी जिंदगी में ऐसे ही होता है। मैं बताऊँ आपकी एक 26 साल की लड़की लखनऊ की अरुणिमा राय उसका नाम था, फुटबॉल प्लेयर हमारे भारत की। और वो नोएडा जा रही थी फुटबॉल खेलने के लिए और बदमाशों ने बरेली के पास ट्रेन में उसके साथ चैन झपटने की कोशिश की। जो चैन खींचा उस लड़की ने फाइट किया, उन लोगों ने उसे उठा के फेंक दिया। जब फेंक दिया ट्रेन के नीचे और रात का समय था, किसी ने नहीं देखा उसके साथ क्या हुआ। पूरी रात उसके ऊपर से ट्रेन गुजरती रही। 49 ट्रेनें उसके ऊपर से गुजरी हैं और वो लड़की फिर भी जिंदा रही। जब ट्रेन आती थी वो सर नीचे दबा लेती थी और उसका एक पैर कट गया था, दूसरे पैर में राड लगे। सुबह एक गांव वाला लड़का आया, उसने देखा कि एक लड़की मरी पड़ी है तो फिर गांव वालों को बुला के लाया और उस लड़की को निकाला गया। फिर उसे लखनऊ ले गए, दिल्ली ले गए। उस लड़की को सबने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसने भी सोचा मेरी शादी नहीं हो सकती है, परिवार नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगी। 2 साल तक के बाद उसने सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी। बड़ा सपना देखा उसने और वो भारत की पहली ऐसी लड़की बनी जिसने 22,000 फीट की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। आप सोच लो तो क्या नहीं कर सकते हो। 21 में 2013 जीत आपके दिमाग में होती है। तो उस वक्त जो खुशी थी मेरे अंदर, वो खुशी को शब्दों में बयान कर पा रही हूँ। Her triumph is not easily expressed in words. Her achievement is a show of indomitable. ऐसे समस्याएं आपके जीवन में बार बार आएंगी। आप लोगों की जिंदगी की शुरुआत है, लेकिन जब आप उसमें नहीं हारोगे तो विजेता She बनोगे। hoisted the hated tricolour on the top of the world, confronting all odds of her own world. मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं अवार्ड द वर्ल्ड हूँ और बहुत खुश हूँ। 26-year-old Arunima Sinha created
history by becoming the first female amputee in the world to scale Mount Everest. उस वक्त ये मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं, सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूं। उन लोगों को बता दूं जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि तुम तो विकलांग हो गई, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। Arunima lost her left leg just 2 years ago when she was thrown out of a moving train. जब उन्होंने गले में मेरे हाथ डाला, ऐसे करके छीनने की कोशिश की, तो मैंने उसको पकड़ा तो उसके दो साथी किनारे किनारे थे और एक फ्रंट में जो था उसने जोर से पैर से मुझे मारा और दोनों ने हाथ को पकड़ा और ऐसे करके बाहर फेंक दिया। चलती ट्रेन से बाहर की तरफ गिर गए और उसी समय मुझे टैक्सी में आ गई। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट खुला था डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे लाइट हमेशा आती जाती रहती है। तो ऐसे आया कि घर में जो लाइट चली गई, सब लोग दौड़ दौड़ के छत पे चले गए। हम आराम से कैसे आ पाएंगे, फिर हम वहीं पड़े रहेंगे। सोचे कि क्या होगा, खेलने की तो छोड़ ही नहीं दी, कभी हम फील्ड तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। But this British sportswoman wasn't going to let the unfortunate accident undo her winning spirit. While still in the hospital, this former national level volleyball and football player decided to return to the sports ground and train in one of the toughest sports. विकलांगता हमेशा दिमाग से होता है। अगर मैंने ये सोच लिया होता कि अभी मैं विकलांग हूँ, जैसे लोगों को कहना था कि अभी तुम विकलांग होगे, कुछ नहीं कर सकती हो, और तो शायद अगर मैंने भी ये चीज सोच लिया होता तो शायद अपने घर के कमरे तक एक बेड तक मैं सीमित रहती या फिर बैसाखी या व्हील चेयर रहती। लेकिन मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया ये चीज निकाल दिया था कि विकलांग होने के बाद भी मैं नहीं हूँ, फिर भी मैं बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ जो एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी करता है। आगे एक सेकंड में क्या हो सकता है, जीवन भी हो सकता है, मौत भी हो सकता है, लेकिन अरुणिमा के जज्बे ने ये स्वीकार किया कि दुनिया का सबसे टफ गेम हमें करना है। Aiming to reach the highest point on earth, Arunima underwent a full year of meticulous training at an adventure foundation headed by none other than Bachchendra Pal. मेरा आर्टिफिशियल लिंग देखा और मेरा राइट लेग देखा, तो उन्होंने देखा कि स्टिचेस लगी हुई, तो उन्होंने देखा कि तो बोला उन्होंने कि अरुणिमा के हालात में एवरेस्ट जैसे गुरु पहाड़ के बारे में तुमने सोचा, तो अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया है, तो किस लोगों के लिए है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार और बोली कि तुम्हारे सोच लेने से कुछ नहीं होगा, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि तुम कर सकती हो। It's been 2 years since the ill-fated train incident altered Arunima's life. She turned that misfortune into her strength and came out of it stronger and wiser. स्टार्टिंग दौर में मुझे काफी रेलवे की पटरी देखी और उसका वहाँ मुझे काफी डर लगता था, लेकिन फिर भी और लेकिन उसके बाद भी मैं आज अपना आराम से टिकट लेती हूँ और आराम से ट्रेन पे को टिकट को ढूंढती और उसके फिर नदी को पूरे ढूंढती हूँ, ढूंढती हूँ, मैं जाके आराम से बैठती हूँ। लेकिन एक अगर डर की बात है तो आज भी आवाज सुन के मुझे डर लगता है, और लेकिन एक डर की वजह से पूरी लाइफ रुक नहीं सकती है, उसके बाद मुझे चलना तो होगा। Arunima doesn't miss her evening prayers and engages in all regular household chores. But her dream is etched far away from the confines of walls. It lies in open playgrounds where she hopes to empower others like her. सही मायने में मेरा एवरेस्ट समिट उस दिन पूरा होगा जब मैं अपने जैसे लोगों के लिए भी कुछ कर पाऊँ, उनका जो एक लक्ष्य, उनको एक रास्ता दिखा पाऊँ, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए मैंने एक इंटरनेशनल स्पोर्ट एकेडमी बनाने का प्लान किया है, और जिसमें गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट रहना, खाना, पढ़ना भी साथ में। With a prosthetic left leg and an iron rod in the right,
Arunima Sinha marches ahead in the voyage that is life, ready to scale new heights. कौन कहता है कि मुझे चलना नहीं आता? अरे दोस्तों जरा ध्यान से देखो, मैंने कई पैरों से पूरी दुनिया नाप दी। शिवाजी महाराज को सभी जानते हैं। हमारे भारत में सभी लोग समान समझा करते हैं। इन विदेशों में जो इतने फेमस हैं, वियतनाम की लड़ाई आप लोग कितने लोग जानते हो? हेलो, वियतनाम की लड़ाई अमेरिका के साथ लड़ी गई थी और वह लड़ाई जो है अमेरिका हार गया था। कई सालों तक चला था। जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष थे, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से जब ये पूछा गया कि आप जो है अमेरिका को कैसे हरा पाए, तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा था कि मैंने एक बुक पढ़ी थी शिवाजी महाराज की। जब उनकी बुक पढ़ी तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला और उसने मेरे जीवन को बदल दिया और मैं अमेरिका को सिर्फ उस एक किताब के भरोसे हरा पाया। जब वो सम्राट वहाँ गुजर गए तो उन्होंने अपने कब्र के पास पत्थर खुदवा रखा है कि शिवाजी महाराज का शिष्य। और जब वहाँ वियतनाम के विदेश मंत्री भारत आए तो दिल्ली आने के बाद उनको सभी जगह दिल्ली दिखाई गई, तो उन्होंने कहा मुझे शिवाजी महाराज के समाधि स्थल पर जाना है। तो दिल्ली की सरकार उनको रायगढ़ लेकर के गई। जब रायगढ़ लेकर के गई तो वहाँ उन्होंने नमन करने के बाद वहाँ की मिट्टी को अपने झोले में रखा। तो लोगों ने पूछा उस मिट्टी को क्या करेंगे? तो बोले मैं यहाँ अपने देश जा करके लोगों को बताऊंगा भारत कैसे वीरों की धरती है जिसकी प्रेरणा से हम अमेरिका को हरा सके। तो ऐसे हमारे देश के सपूत हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ जीती है। और आप लोगों को बताऊं, आप लोगों में जज्बे की कमी नहीं होनी चाहिए। IIM जो पास करते हैं कैडेट, मैं उनका एक क्लिपिंग आपको बताता हूँ कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और उनको जो ऑनर मिलता है। आप लोगों ने फील्ड मार्शल मानक शाह का नाम कितने लोगों ने सुना है? फील्ड मार्शल मानक शाह किसी ने नहीं सुना है? बताइए, फील्ड मार्शल मानक शाह हमारे देश के पहले फील्ड मार्शल हुए जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के 93,000 फौज को सरेंडर करवाया था बांग्लादेश की लड़ाई के समय। और वो आज तक इतिहास से दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई भी फील्ड मार्शल नहीं हुआ जिसने इतने फौजों को सरेंडर कराया हो। ऐसे फील्ड मार्शल मानक साहब जो IIM की ट्रेनिंग देते थे और उनकी मैं एक क्लिपिंग आपको बताता हूँ। आपके अंदर वो जज्बा पैदा होना चाहिए कि आप भी कुछ कर सको। कि आपको बनना क्या है। जो सोचोगे वो बन सकते हो। दोस्तों, कोई भी काम दुनिया में असंभव इंसान नहीं कर सकता और वो मौका आपके लिए है। एक टीचर अपने बच्चों को कार से हीरे में बदल देता है। वो आपके टीचर हैं जो आपके अंदर की प्रतिभा को उभारते हैं। Red for steam denotes strength and resilience, whereas red for blood signifies the ultimate sacrifice in devotion to duty. The public face of not just the academy, but that of the army is on display. Discipline, valor, कितने लोगों ने शहीद किया, अपने परिवारों को खोया है। इस आजादी को हमें आगे भी बचा के रखना है। सब जवाबदारी आप सबकी है, नौजवानों की है। like so many before them, carry forward certain virtues: loyalty to comrades, fidelity to an oath, and courage under stress. For without these virtues, an officer and an army are nothing.
take a time-honored bow. The Sword of Honor, the gold and silver medals, the banner awarded for the best company are cherished moments in the rearview mirror of time. मानक साहब जी बोल रहे हैं जो हमारे बीच नहीं गए 94 ईयर्स में गुजरे हमारे हीरो हैं You are required to ensure the security of this country against any aggression. What does that mean for you? It means that you should have to fight and fight to win. There is no room for the loser. If you lose, don't come back. You will have disgraced the country. The country won't accept you. The people of cities, towns, villages and towns where you come from won't look at you. Even your family will despise you. And I look around, I see parents, I see relations, I see friends who are looking at you with trust and sight. Make sure that you don't betray that trust or that right. May the winds of fortune look kindly upon you, and may good luck attend all your deeds. I wish you great success. Thank you. The difference between a bad and a good army is not only a matter of equipment, but also of something in the human spirit. Mere enthusiasm is not enough. Further must be controlled, trained, and guided. For 70 years, the Indian Military Academy, nestled in the lap of the Himalayas, has done just that. आप ऑफिसर बन के आते हो आपके परिवार घर वालों को पूरे मोहल्ले को पूरे शहर को प्राउड फील होता है Fighting is my dharma. I will train my mind, body, and spirit to fight. I will excel in all devices and weapons of war, present and future. I will always protect the weak. I will be truthful to bluntness. I will be humane, cultured, and compassionate. I will fight and embrace the consequences. God, give me strength that I ask nothing of you.
तो ये अनुभव होना चाहिए कि आप अपने आप को ऐसे सपने देखो जिससे पूरा देश आपका घर हो। आपने देखा कैसे बच्चे ऑफिसर बन करके देश के अलग अलग घरों में जाते हैं, उनके लिए क्या सम्मान मिलता है। यह सम्मान आपको भी मिल सकता है। आप आज से सोचना शुरू करो कि आप देश के लिए क्या कर सकते हो। हम जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जब एडमिशन लेते हैं तो हम उस कॉलेज के विषय में बहुत अच्छा पहले फील करते हैं कि हमारा एडमिशन हो गया। बाद में हमें महसूस होता है कि उसमें से 70-80% बच्चे ऐसे होते हैं जो उस कॉलेज की बुराई करना शुरू कर देते हैं। बोले इस कॉलेज ने ये कमिटमेंट किया था, ये कहा था, ये कहा था, ये चीजें नहीं दी। लेकिन उसी कॉलेज में ऐसे 10% बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि इसी कॉलेज से पढ़ के निकलूंगा, मेरे लिए विप्रो में, इन्फोसिस में, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिलना आसान है, और वो यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप कभी भी नकारात्मक सोच के उसके सहयोगी मत बनिए। आप सोचो एक कॉलेज मुझे मिला है, मैं इस कॉलेज का सदुपयोग कैसे कर सकता हूँ, टीचरों से मैं कैसे ज्यादा सीख सकता हूँ। जो भी टीचर आते हैं वो आपके लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मैं बीमार रोड की बात करता हूँ। एक बच्ची थी जो पोलियोग्रस्त थी, जो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, और वहाँ पर उस कॉलेज में जब बात चल रही थी ओलंपिक की, तो उसने भी उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। तो लोगों ने कहा तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पैर सीन जैसे हैं, तुम चल भी नहीं सकते हो ठीक से, और उसको निकाल दिया उस क्लास से। वो बहुत उदासी हो गई। उस दिन के बाद उस लड़की ने 10-10 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और बाद में अमेरिका की सबसे तेज धाविका बनी और उसने गोल्ड मेडल जीता। हम लोग हमेशा हार मान लेते हैं किसी चीज को करने से पहले। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। आप सोचो दूसरा कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हवाई का एक पिस्टल शूटर था जिसका नाम था कैली। कैली जो है बहुत मास्टर था उस देश का, लगा कि इस बार जो है ये देश का चैंपियन बनेगा। वो मिलिट्री में था, उसके एक हाथ में ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया और उसका दायां हाथ चला गया, जिससे पूरी जिंदगी लगा दी थी उसने। उसका फोकस था कि मैं जो है गोल्ड मेडल जीतूंगा, और सबको लगा कि कैली के साथ ऐसी घटना हो गई और बहुत दुखद घटना हुई। वो किसी से मिला नहीं। 1 महीने की पट्टी के बाद वो फिर से अपने रेंज में चला गया और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी लेफ्ट हैंड से, जिससे वो कुछ भी नहीं कर सकता था, खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था। लेकिन वो साल भर तक प्रैक्टिस करता रहा। जब 1 साल के बाद जब वहाँ का चैंपियनशिप आया और वहाँ जो गया तो सारे स्पोर्ट्समैन थे, उनके बीच वो जब पहुंचा तो लोगों ने कहा ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप, देखो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आया है। तब उसने कहा मैं मनोबल बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं लड़ने आया हूँ, मुझसे लड़ो और जीतो। उस साल का चैंपियन कौन रहा? कैली। लेकिन वो वहां पर भी नहीं रुका। उसने सोचा कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। 1940 का ओलंपिक कैंसिल हो गया। उस समय उसकी एज भी 28 की थी। स्पोर्ट्स में हमेशा एज फैक्टर बहुत काम करता है, बाद में आप कुछ नहीं कर पाते हो। लेकिन कैली कुछ अलग तरह का बना था। उसने फोकस किया 1944 में, वो भी नहीं होती, वो भी कैंसिल हो गया। 1948 का जो ओलंपिक आया फिर से कैली गया और उस साल का गोल्ड मेडल कैली ने जीता। वो वहां भी नहीं रुका। 1952 वापिस उसने गोल्ड मेडल जीता और पूरे ओलंपिक का इतिहास बदल दिया। पहली बार किसी ने 2 बार पिस्टल शूटर में ओलंपिक में गोल्ड जीता था। ये चीजें आपके अंदर आनी चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। आप किसी चीज पर अगर फोकस कर रहे वो चीज हो जाती है। तो लाइफ में भी ऐसा ही है। आपने ऐसे मिल्खा सिंह को कितने लोगों ने सुना है, देखा है, पिक्चर कितने लोगों ने देखा है? सब ने देखा है। मिल्खा सिंह को किससे प्यार था? तो किससे प्यार करता था?
नहीं, हीरोइन से नहीं, बाकी की लेडी से प्यार था उसको। एक तो उसको मिल्क से प्यार था और दूसरा उसको इंडिया का ब्लेजर। जब ब्लेजर पाना हो, आपका कोई टारगेट ऊंचा हो, सबके सभी रहते हैं, जिंदा सभी रहते हैं, लेकिन चैंपियन को एक बनता है। लेकिन वो सपने पूरे करने के लिए वो किस तरीके से मेहनत कर सकता है, वो अच्छी जवाब के अंदर आग पैदा होती है। उस आग को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। मिल्खा सिंह के साथ यही हुआ। उसने देखा कि दूसरे चैंपियन के पास कोट है, उसमें इंडिया का ब्लेजर है, उसने कहा ये ब्लेजर मुझे पाना है। और उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा, आप सबको पता है उस पिक्चर में क्या हुआ। मैं उसकी छोटी सी क्लिपिंग बताऊंगा कि ताकि आपको याद आ जाए कि आपको भी क्या करना है। जब आपके सपने बड़े होंगे तो दर्द भी बड़ा होगा और हराने वाले को बहुत आएंगे। आपके साथी आपको छोड़ेंगे नहीं, उनसे आगे जाना है तो आपको खुद चैंपियन बनना पड़ेगा। दर्द को पीना पड़ेगा, तभी आप चैंपियन बन सकते हो। क्या कैसा है स्मार्ट सुना जी? इंडिया और आप सपना देखोगे आपके साथ आ रहा है। मैं जैसे पैनकेक सुबह से लेकर के छोड़ा हुआ है। क्यों आया तुम लोग? मुझे तो बहुत पाना है। नहीं मिलता इंडिया का कोड कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है उसके लिए, उसके लायक बनना पड़ता है। यह होता है जब आप उस लायक बनते हो तो ऐसे आपके अपने अंदर की आग को जलाना चाहिए आपको। दूसरा नहीं जलाना, खुद को जलाना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर से हाँ निकलेगी आप दुनिया जीत सकते हो। कोई भी काम संभव नहीं। वो पता कैसे दौड़ता है वो? कोई की तरफ जाता है, हवा की तरफ दौड़ता है वो। है तुम तेरे में, दम है तेरे में, शेर सिंह तो आएगा वो बोल आता वो। हाँ जी। विचार को कल भी हरा सकता है, मैदान खुला है, चलिए। वैसे 100 शेर
चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए, उससे भागिए मत। अपॉर्चुनिटी कभी कभी दबाया कर सकती है, जब भी मौका मिले इसे लेने का प्रयास करिए, आप हमेशा सफल होंगे। अच्छा लगे आप ताली बजा सकते हो। ऐसे मुश्किलें बार बार आएगी आपकी जिंदगी में, जब आप आगे बढ़ोगे रोकने वाले हर कदम पे आपके सामने आएगी, उस समय रोकना नहीं। बहुत अच्छा दौड़े तो पैर में पत्थर ना लगता तो वो आते। गुरुदेव, हमने इसे भी सिलेक्ट किया है, अच्छी तैयारी कराना। यस सर। शाबाश। लेकिन हर बार पत्थर ना बढ़ानी और रात किसी की नजर में आ जाए, हम के मेहनत करनी मैंने कोई कंकर पत्थर तरफ जुगाड़ लगा है। सचिन तेंदुलकर, जिसको आज हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, हमारे भारत के लिए सबके आदर्श हैं। जब वो पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पाकिस्तान गए थे 1989 में, 16 साल का लड़का पाकिस्तान में जब क्रिकेट खेलने गए, उस समय भारत के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और भारत हारने की कगार पर था। सचिन तेंदुलकर और नवजीत सिंह सिद्धू दोनों उस समय क्रिकेट खेल रहे थे और जो बॉल आया वो आते ही सचिन के नाक पे लगा और उनके नाक से खून बहने लगे। नवजोत सिंह सिद्धू डॉक्टर आए और सचिन को बैंडेज वगैरह किया और उनसे कहा, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि पिच इतनी ऐसे थी कि वो बॉल दिखता ही नहीं था। थोड़ी देर बाद बार बार सचिन से कहा गया कि आप चलो बाहर, थोड़ी देर बाद प्रेशर कम हो जाएगा, फिर आके खेल लेना। लेकिन सचिन थोड़ा हेजिटेट हो गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं खेलूंगा। तो लोगों ने कहा क्या? बोले मैं खेलूंगा। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। उस बच्चे को देख करके लोगों ने परमिशन दे दिया कि बोले ठीक है खेलो। और उस बच्चे ने जावेद मियादाद को देख करके कहा बटर बटर, ये सचिन के शब्द थे। और उसके बाद जो पहला बॉल आया उसको उन्होंने 4 रन लिया। उसके बाद उस मैच को भारत ने ड्रॉ किया। सचिन ने 57 रन बनाए और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलकर के 110 रन भारत ने बनाया और उसी स्टार पैदा हुआ था।
उस समय अगर वो लड़का सोच लेता कि मैं नहीं खेल सकता और वहां से चला जाता, तो आज हम जिस सचिन को सचिन क्रिकेट का भगवान कहते हैं, शायद नहीं कहते। तो वह जज्बा उस 10 सेकंड में पैदा होता है, हार और जीत 10 सेकंड में पैदा होती है, और उस क्षण को आपको महत्वपूर्ण बनाती है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं बनता है, जिसकी वजह से आज सचिन हमारे लिए पूजनीय हो गए हैं। उनकी माता जी उसके बाद से उस क्रिकेट को पहली बार उन्होंने देखा था इंटरनेशनल मैच, उसके बाद उन्होंने मैच नहीं देखा, उन्होंने कहा बेटे का खून नहीं देखा जाता। जब 1वां मैच हुआ उनका, जब वो संन्यास ले रहे थे, तब उनकी माता जी ने वो मैच देखा था कि बेटा संन्यास ले रहा है। तो आपके माँ बाप को कितना गर्व होता है जब आप आगे बढ़ते हो। ये फीलिंग्स आपको हमेशा रखनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स आप पर कितना नाज करते हैं। मेरे एक दोस्त है मानक चंदागा, वो 3 साथी थे जो स्कूल से साथ में पढ़ते थे राजस्थान से। उन्होंने जब 12 पास किया, उसके बाद उनको सीए बनने की इच्छा हुई और वो दिल्ली पढ़ाई करने चले गए। जब दिल्ली गए, वहाँ रहने लगे, उसके बाद वो लोग 2 बार फेल हो गए। तो उन्होंने अपने पिताजी को लिखा कि पिताजी हम पढ़ नहीं सकते, लगता है आप लोग दुकान पे आके बैठ जाते हैं। उनके बिजनेस थे आसाम में, बोले दुकान पे आके बैठते, दुकान संभालेंगे। तब उनके पिताजी ने कहा कि जब तुम तीनों दोस्त राजस्थान से दिल्ली गए, पूरे शहर का नजर तुम तीनों पे था कि तुम लोग पढ़ने में बहुत तेज थे। उन लोगों को लगा यह जो जाकर के मेरे सपने पूरा करेंगे। अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो तुम्हारे बाद लोग बच्चों को प्रोफेशनल डिग्री के लिए भेजेंगे नहीं। अब तुम सोच लो क्या करना है। उसके बाद वो तीनों दोस्त दिल्ली के एक कमरे में रहते और उन्होंने सोचा कि मुझे डिग्री लेनी है। 18-18 घंटे तक पढ़ाई करते थे। रात में जब नींद आती थी तो एक कोने पर बैठते थे और पैरों को पीटते थे, बोले रुक जा थोड़ी देर, बाद में सोऊंगा। और वो 3 के तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। दो ने CS किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी दोनों बने। तीनों आज मुंबई में रहते हैं, गौरी शंकर तोसीवाल, महावीर तोसीवाल, मानक चंदागा। तो उनके अंदर जिस दिन ये आया कि मुझे पिताजी के सपने को पूरा करना है, कि मेरे एरिया के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि मुझे तो पढ़ना ही है। जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो बहुत सारी मुश्किलें आती है, और डिग्री लेना है तो कई बार होता है जाने दो, लेकिन लाइफ में कभी जाने मत देना, अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती है। मैं सोचा करता था कि मैं ग्रेजुएट मेरा हो गया, ग्रेजुएट 83 में मैंने किया था। मैंने सोचा मैं LLB करूँगा और यहाँ मिलिट्री में जाऊँगा, लेकिन मेरे पिताजी 83 में गुजर गए, मैं नहीं कर पाया। लेकिन मुझे हमेशा वो टीच रही कि मैं क्या करूँ, सोचता रहता था। बाद में जब मैं बॉम्बे आया 90 में, तो मैंने 96 में किसी कॉलेज में LLB की एडमिशन लिया। 1 साल पढ़ाई के बाद में मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना था। और आज मेरे बच्चे, एक बेटा मेरा CS है, कंपनी सेक्रेटरी है, एक बेटा BIT किया है। और मेरे मन में था कि मैंने ग्रेजुएट किया तो मुझे बच्चों को प्रोफेशनल डिग्री दिलानी है। तो आपके पिताजी माताजी भी ऐसे ही सपने देखते हैं। मैं एक IAS ऑफिसर की कहानी बताना चाहूँगा कि उसके पिताजी उसके लिए किडनी बेचने के लिए तैयार थे कि बेटा मैं तुम्हारे लिए किडनी तक भेज दूंगा, सारे खेत भेज डाले। वो कैसे पूरा कर पाया, बेटे ने कैसे उनका सपना पूरा किया। ज़्यादा है, लेकिन हमारे पढ़ाई को लेकर हमारे बाबूजी ने कभी भी मतलब कि कोई समझौता नहीं किया, उसके लिए उन्हें जो भी करना होता। एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर इसीलिए तो माँ वो चली गई मामा घर, माँ और दोनों छोटी बात हमने कही क्योंकि हमारी पढ़ाई थी 5वीं कक्षा का विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे याद है कि एक आदमी केवल सहयोग के लिए लिया गया और बाकी एक मैं पकड़ाता था, बाबूजी खुद कर नहीं लेते थे और खुद मिट्टी का गारा से बनाया और खुद ये सब किए थे। तो ये तो जिंदगी का अनुभव है। मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ इसको, दुख नहीं है ये, संघर्ष। दुख और संघर्ष में अंतर ये होता है कि दुख होता है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके, किसी माँ के लिए उसके बेटे से अलग हो जाना या असामयिक मृत्यु, ये सब दुख है। लेकिन ये तो जीवन के अनिवार्य अंग है, इसको संघर्ष कहते हैं। और संघर्ष है आपको पढ़ाने के लिए खेत बेचे हुए हैं? जी हाँ, हमारी 80% खेत बेच चुके हैं। और जब पहली बार सेलेक्ट नहीं हुए तब उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने एक चीज कहा था, मैंने ये चीज बाद में मैं जाहिर भी किया कि इस भावना को। तो उन्होंने कहा था कि हम बोले कि बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे मुखर्जी नगर में या यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना और तुम अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपने पढ़ाई पर
ध्यान दो। देखिए आपके माता पिता कितना प्यार करते हैं। धूप में चलना है, क्योंकि धूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो हम आपको पिकनिक तक भेज देंगे। तो ये एक ऐसी बात थी जो मतलब है कि इस तरह की भावना इतनी महान है कि भावना के कारण हम कभी भी मतलब अपनी पढ़ाई की कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। एक बात बताइए, आज अगर आपके पिता आपके सामने खड़े तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे बाबूजी तो मेरे गाँव में हैं और शायद अगर इस प्रोग्राम को वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरी सफलता से अलग आपके बेटे होने में मेरी सार्थकता है और बस इसी सार्थकता को जीवन में महसूस करना। उस पिता का जीवन कितना गर्व हो रहा है, उसका बच्चा ऐसे उनके से याद करे। आपको भी आज जाकर अपने माँ बाप को प्यार में जाती रहेगी और मानेंगे हैं आप बहुत बहुत अच्छे हो। कभी सोचा था खेती किसानी करते वक्त कि जो बेटा सरकारी अफसर, सबसे बड़े सरकारी अफसर की गद्दी पर बैठे? देखो जब से इसको पढ़ाई में ख्याल आया तब से मैंने ये सोचा कि आज की जरूरत नहीं है। आपको पता था आईएएस क्या होता है? आईएएस क्या होता है ये पता नहीं था, लेकिन अफसर जो होते हैं मेरे जिला में उसको तो देख लिए। हाँ सही बात। कभी तो बेटी से नहीं कहा कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहाँ, मैं नहीं तुम्हारा खर्चा पढ़ाई का उठा पाऊंगा? मैं कैसे करूँ? वो कभी नहीं सोचा। मेरे खर्चा उठाने के लिए तैयार था, मेरे पास जमीन थी, जमीन बेच के सकते थे। मेरे पिताजी ने मुझे मरने के बाद दी। अब वो जमीन में इसको देता मरने के बाद, तो ये मैंने सोचा कि मरने के बाद क्यों मैं अब ये दे दें, और रहेगा तो बेटा था और नहीं रहेगा तो बेटा। माँ हमेशा बच्चे के विषय में सोच के भूखा हो। खाना पीना का ध्यान दीजिए। आप तुम्हारे लिए हम तुरंत हंस के रखे हैं, इसका कोई हुआ है। खाना आपको तैयारी दूर होती है। गुरु रोटी खाने का शौक? आपसे सारे देश के पिता सीख लें, एक मिसाल कायम की है आपने किस तरह से एक पिता अपने बेटे से सीखा कि लाइफ में ये नहीं कहेंगे कि कोई टीवी पे चलेगी, आपने एक मिसाल कायम की है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर बेटे को बढ़ाया, खेल बेटे आत्महत्या की तरह से आपको सम्मान किया जा रहा है। देखें आपको माँ बाप को कितना गर्व महसूस होता है, आपको कैसा करता है। हाथी आपने सबने देखा होगा, जब हाथी का बच्चा जंगली होता है उसे पकड़ा जाता है। जब जंगल में हाथी को पकड़ के लाते हैं बच्चे को, तो उस बच्चे को ला करके बांध देते हैं। बांधते भी कैसे, उसके चारों पैर को बांध दिया जाता है। चारों पैर को बांधने के बाद उसको भूखा रखा जाता है। धीरे 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 बच्चे के मन में बैठ जाता है कि रस्सी मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। जब वो भी पैर हिलाता है तो उसको वहाँ पर सुई चुभती है। धीरे धीरे चार में से एक पैरों में रस्सी बांधे रखती, बाकी तीन खोल लिए जाते हैं। और वो बच्चा जो छोटा बच्चा था वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हाथी बन जाता है, उसमें बहुत ताकत आ जाती है। लेकिन उसका जो माहौल होता है वो उसको एक रस्सी से बांध करके कहीं पर भी खड़ा करता है और वो उसको तोड़ नहीं पाता है। वो चाहे एक सेकंड के अंदर उस रस्सी को तोड़ सकता है। ऐसी हमारी जिंदगी में कि कोई भी चैलेंज है तो कहीं पर भी पहुंचना, आप जो भी सपने देखते हो वहां पहुंच सकते हो। नहीं, वो सपना देखो, एक टारगेट बनाओ, सोचो कि क्या बनना है और उस जगह जाने के सपने देखो। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता हो। आप जा करके देख लो, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, रॉकेट तक इंसान नहीं बनाया है, कोई दूसरा नहीं आया था इसे बनाने के लिए। वो काबिलियत आप लोगों में है, आने वाली पीढ़ी में है कि जो वो हर चीज कर सकता है। लेकिन आप सोचो, उस तरफ चलना शुरू करो तो ही आप कर सकते हो। आपके अंदर जब तक सपने नहीं होंगे उस पूरा करने की आपके अंदर लगन भी नहीं होगी। अभी तो बहुत सारे मुकाम बाकी हैं, यहाँ से शुरू होती है आपकी जिंदगी।
मैं धीरू भाई अंबानी की बात बताऊं, वो पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे। सब लोग सोचते थे क्या हो सकता है, उसने सोचा नहीं मुझे अटेंडेंट नहीं बनना है, मुझे तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। और उसने सपना देखा, जो आदमी 20-20 किलोमीटर केरोसिन के गत्ते लेकर के ढोता था, धीरे धीरे धीरू भाई ने अपने परिवार को, 8 परिवार एक ही कमरे में रहते थे, उससे बाहर निकले और वो वहां से निकल करके धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। क्यों कर पाए, दूसरे लोग क्यों नहीं कर पाते? उन्होंने सपने देखा, उसको पूरा करने के लिए रात दिन लगे रहे। तो आपके मन में भी जिस दिन वो सपने आते हैं, उस दिन आप उस सपने को पूरा कर पाते हो, उससे पहले नहीं कर पाते हो। मैं आपको बताऊं, हम लोग बच्चे जो आज के नौजवान पीढ़ी है, सबके पास मोबाइल है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, सब लोग यूज करते हैं। लेकिन जब उसमें लग जाते हैं तो कॉलेज में क्या पढ़ाई चल रही है उस पर भी ध्यान नहीं रहता है। तो हम लोग जिंदगी को कैसे देखते हैं, तो मैं एक लक्ष्य मूवी के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि आज के बच्चे किस तरीके से उसको देखते हैं। उनके जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता है। बाबा साहेब जूस। मुरली गीजर ऑन कर दे यार। जी। मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। तुम आर्मी ज्वाइन करोगे? Are you serious? रोमी, मैंने डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है। मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। आई फील माय कंट्री नीड्स मी है। तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो, तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा, समझे? Enough is enough। तुम बेकार परेशान हो रहे हो। वो जा रहा है तो जाने दो, 4 दिन में लौट कर आएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। लेकिन ये हैरानी जरूर है कि सिलेक्ट कैसे हुआ। कमान पका दिमाग बना रखा तुम लोगों ने। अब सीरियस, कैसा लग रहा है आपको मिट्टी का स्वाद? डोंट गेट अप, गो अगेन। चलो जल्दी। फौजी बनना इतना आसान नहीं है जीसी। कमान स्टे लो, जल्दी करो। कम ऑन, जल्दी से। कमान मूव। डोंट गेट अप। आज तुम अपने घुटनों पर ही रहोगे। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। याद है मैंने क्या कहा? ये 4 दिन में लौट कर आएगा। I know him, Shalini. He's a good fellow. अब जाने दीजिए, वापस तो आ गया ना। तुम ही हो जो उसे कोई उम्मीद लगाई रखी। मेरे तो समझ में नहीं आता कि देश और करण में इतना फर्क कैसे है। तुझे अब ये दिखाना है
वो ही मेरा लक्ष्य। साहब, क्या हुआ त्रिलोक सिंह? नीचे देखने से चक्कर आते हैं। एक काम कर, नीचे मत देख। जी साहब। पहुंच गए हमारे लड़के वहां, पहुंच गए। प्रदीप, ब्रिगेडियर पुरी को इन्फॉर्म कर दो, हमारे लड़कों ने पीक 5179 पे कब्जा कर लिया है। ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। और 48 घंटे में भी 2 मिनट बाकी है। कैसा लगा आपको? आपके जो शिक्षक हैं, टीचर जो है एक कांच के टुकड़े को हीरे में बदल देता है, वो आपको सांचे में ढालता है और आपको स्वरूप देता है कि आप कीमती बन जाते हो। लेकिन वो आप पे है कि आप टुकड़ा बनना चाहते हो, हीरा बनना चाहते हो। राजस्थान के ग्रेनाइट में, मार्बल में एक पहाड़ था, वहाँ से चट्टानें काटी जा रही थी। जब चट्टान कट रहा था तो उसमें से बहुत सारी चट्टानें थे जो टुकड़े हो गए, जो टुकड़ा हो गया उसे साइड में हटा दिया गया। उसमें से एक टुकड़ा था जो टूटा नहीं, उसे साइड में रख दिया गया। और जो टूट गए टुकड़े उनको धीरे धीरे उनको मार्बल बना दिया गया, उनके टाइल्स की शक्ल दे दी गई। और जो बड़ा टुकड़ा था उसे जो है मूर्ति की शक्ल दे दी गई, उसे मूर्ति करने लगा। और उस पर जब वो मूर्ति बन गई तो सब वहाँ से बॉम्बे आया। वहाँ से आने के बाद एक मंदिर में ग्रेनाइट लगा और वो ग्रेनाइट लगा और उसकी जो मूर्ति थी दोनों एक ही खान के थे। तो ग्रेनाइट था, उसने कहा कि मित्र मैं भी उसी खान से हूँ, तुम भी उसी खान से हो।
लेकिन मैं पैरों तले रोना जाता हूँ तो पूजे जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो उसने कहा कि मित्र, जिस समय छीनी हथौड़ी चल रही थी, तुम्हारे ऊपर भी चल रही थी, मेरे ऊपर भी चल रही थी, लेकिन तुम सह नहीं पाए और मैं सहता गया। तुम टूट गए, इसलिए बिखर गए, इसलिए टाइल्स बना ली। मैं सहता गया, कभी हाथ बना, कभी नाक बना, कभी कान बना, दर्द बहुत हुआ, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं कुछ अपने आकार दूँ, तो मूर्तिकार ने मुझे भगवान की मूर्ति बना दी। आज मैं पूजा करता हूँ कि आप पर है कि आप टाइल्स बनाना चाहते हो या भगवान की मूर्ति बनाना चाहते हो, जो सब लोग पूजे हैं। दीपावली में हम लोग कितने लोग हैं जो दूसरे के घर दीपक जलाते हैं? कोई दूसरे के घर दीपक जलाता है? नहीं जलाता है। क्यों नहीं जलाते हैं? क्योंकि हम अपने घर को साफ सफाई करते हैं, रोशनी करते हैं, और जब हम अपने घर दीपक जलाते हैं और जब हम टेरेस पर जाते हैं, हमें दिखाई देता है पूरा शहर जगमग हो रहा है। तो हम हमारे अंदर अपने आप को रोशनी पैदा करनी है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप तो देवो भव, ज्ञान आपके अंदर है, आप उसको जानो, समझो, किसी भी बात को मानो मत, तर्क करो, कोई भी चीज पूछी जाती है उसमें तर्क करो तो आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, उसने पूछ दिया, मैं आगे तर्क नहीं करते। जिंदगी में जब तक आप तर्क नहीं करोगे, किसी भी चीज को मत मानो, कोई भी कह रहा है उस पर तर्क करो। एक बच्चे की मैं आपको बताऊं, निक जो जब पैदा हुआ तो माँ कितना प्यार करती है। मैं आपको एक मिसाल दिखाना चाहूँगा। जब बच्चा पैदा हुआ उसके दोनों हाथ नहीं थे, पाँव नहीं था, एक छोटा सा पाँव था। बच्चा बड़ा होने लगा, सबने सोचा कि ये बच्चे को पालेंगे कैसे, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि मैं इस बच्चे को पालूंगी और इसको बहुत बड़ा करूँगी। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, जब वो चलता था तो माँ उसके पीछे कोठा लेके चलती थी, खून बहते थे, क्योंकि मांस का रुक रहा था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और उसने माँ से कहा, मैं तुम रोया मत करो, एक दिन तुम्हें मुझ पर गर्व होगा और मैं पूरी दुनिया के आंसू पोंछूंगा। और उस बच्चे को माँ देख करके आश्वस्त हुई। धीरे धीरे बच्चे ने पढ़ाई की। उसने कहा, मैं क्या कर सकता, मेरी शादी नहीं हो सकती, मैं नौकरी नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता। तो उसने सोचा कि मैं अपनी बातें पूरी दुनिया को बताऊँ और उसने लेक्चर देना शुरू किया पूरी दुनिया में। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में उसका लेक्चर शुरू हुआ। धीरे धीरे निक कि आज उसके पास रिसोर्ट है खुद की और 80% उसकी इनकम वो अपने जैसे बच्चों के लिए चैरिटी करता है। आज वो 5 घंटे दुनिया के किसी न किसी कोने में लेक्चर दे रहा है और उसका $1000 का चार्ज है, जिसमें वो 3 लाख रुपए डेली का कमा रहा है। मैं उस बच्चे को दिखाना चाहूँगा कि आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हो कि विकलांगता आपके दिमाग से होती है, जैसा अरुणिमा ने कहा कि आप कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। एक रास्ता बंद होता है, देयर इज अ लॉ इन लाइफ, वन डोर इज क्लोज, अनदर वन ओपन। दरवाजे हमेशा खोलते हैं, खोलने के लिए टकटकाने वाली हाथ आपके अंदर होनी चाहिए और आप वो जिस दिन करने लगते हो उस दिन आप खोल सकते हो दरवाजे को। मैं निक की एक कहानी आपको दिखाऊंगा और इसके बाद मैं समापन की तरफ जा रहा हूँ। निक वह सब कुछ करता है जो एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी बदल सकता है। I have no arms or legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone always said the bottom of the slide is the only way. They're freaking out. So to look at myself here, what happened? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because we should work out. But what I've seen in life are just a couple of key principles. The first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to
so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand. And you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long the storm's going to be. But today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use yours. Being patient, beautiful. I'll tell you it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my life's hand. But when the time comes, I'll be able to hold it hard. But I need hands to hold it hard. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how to overcome challenges and see a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I'm applying in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. जिंदगी में हमेशा सपना कुछ बनने का नहीं देखना चाहिए, कुछ करने का देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। मुझे उनकी जिंदगी की एक बहुत अच्छी बात प्रोफेशन पता चली कि वह बहुत समय से डेली डायरी में 5 बार पी लिखते थे। किसी को नहीं पता था वो क्या लिखते थे। जब प्रधानमंत्री बने तो पता चला उनको उनका ड्रीम था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, और उस ड्रीम की वजह से जब पूरा हो गया तो उन्होंने बताया कि पीएम के लिए लिखा करता था। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जो ब्रांच मैनेजर थे, उनका वो मेरे साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की, नौकरी मिली धीरे धीरे, लेकिन उस व्यक्ति में एक अच्छी चीज थी कि हमेशा जब भी ब्रांच में जाता तो पूरे वेल ड्रेस सूट बुक नहीं जाते। बाकी लोग जितने क्लर्क थे वो अपने हिसाब से आते, उनके ड्रेस सेंस नहीं थे, लेकिन इस व्यक्ति में एक अलग ड्रेस सेंस थी और हर चीज को क्लाइंट को कैसे हैंडल करना वो देखता था। धीरे धीरे उसकी प्रमोशन हो गई। उसने बताया कि जब मैनेजर बन गया, क्योंकि मेरा सपना था मैं मैनेजर बनूंगा, इसलिए मैं उस दिन से प्रैक्टिस कर रहा था जब मैं क्लर्क था कि मैं मैनेजर बन चुका हूँ। जब भी आप ऐसे सपने देखते हो और उसमें आप ढल जाते हो तब आप कुछ चीजें कर सकते हो। लाइफ चेंजिंग सेमिनार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था लाइफ चेंजिंग सेमिनार से, लेकिन मुझे लगा मेरे अपने थॉट अपनी चीजें मुझे बताना चाहिए बच्चों के साथ। मैं 3 इडियट के क्लिपिंग के साथ अपने सेशन को समाप्त करूंगा। उसके बाद हम लोग ग्रुप फोटो सेशन करेंगे और फिर सब लोग फ्री होंगे। आपके मन में जो भी हो आप अपने पेरेंट्स से बताएं, टीचर से बताएं। हम लोग कई बार नहीं बता पाते, जिसका परिणाम होता है क्या बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। नौजवान बच्चे सोचिए माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी, तो परिवारों पर क्या बीतती है। क्यों कोई भी प्रॉब्लम होती है भगवान के पास चले जाते हैं। क्या है? चिट्ठी क्यों आई मंगरी से? कोई फोटोग्राफर है आंध्र से बाहर। सारे लोगों ने मेरी चिट्ठी पोस्ट कर दी। तेरे फोटोज उसे बहुत पसंद आए। पगला गया साला, तुझे असिस्टेंट बनाना चाहता है। 1 साल के लिए ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में काम करने के लिए बुलाया है। कहता है तुझे सैलरी देगा।
हो रही है। जाओ के पास प्यार से समझाओ, आज जब मत होना, नहीं तो 50 साल बाद जब तो बूढ़ा होगा ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अपने दिल की बात सुनिए हमेशा। क्या ख्याल है, पसंद आएगा उसे? इतना महंगा वाला खरीदने की क्या जरूरत है? आज साहबजादे को नौकरी मिल रही है, अब तो सर उठाकर फख्र से घूमने के दिन आ रहे और तुम कंजूसी कर रही है। अरे फरहान, आज तुम्हारे इंटरव्यू था ना? मैंने किया, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता। क्या हो गया? हैव एन एक्सीडेंट? सर वो सामने जो बिल्डिंग है सर, मैं उसके थर्ड फ्लोर से कूद गया था सर। यह काम कभी नहीं करना चाहिए, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्यार रस्सी कर दिया गया था। क्यों? सर मैंने नशे में डायरेक्टर के दरवाजे पे पेशाब किया था। वो शैतान फ्रेंचो अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है? मुझे नहीं समझ आता कैसे नहीं, वरना क्या तो बहुत खराब नहीं रख लूंगा। राजू को सिंपल सी बात कर रहे हैं, जो काम में मजा है वो सब प्रोफेशनल, फिर काम नहीं किया जाएगा। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? बस ज्यादा नहीं, लेकिन सीधी को बहुत कुछ मिलेगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाने देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। इंजीनियर बनने की रस्सी कर लूंगा, जिंदगी में आपको कोसूंगा, वैसे यही नहीं अपने आप को कोसूंगा। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि खाने देर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कहते थे कुछ किस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीयू में पड़ता है, वो क्या बोलेंगे? कपूर साहब मेरे घर में आईसीयू में पड़ा था, मुझे आराम तो सुना था, वो खुद कहने नहीं सुने। अपने कंधे पर बैठाकर कपूर साहब मुझे तुम्हें घुमाने नहीं ले गए थे। उस बात में क्या था? आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है? कपूर साहब क्या सोचेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे तुमको पहले मानते नहीं था। फिल्म देख कर आए हो, ड्रामा कर रहे हो। बस परेशान जैसे कुछ कर बैठे तो फिर तो डिस्कशन खत्म हो गई ना। कुछ बात कहो साहबजादे से, वरना छत से कूद पड़ेगा। नहीं होगा, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। उधर आ जाओ, इससे आप शैतान कहते हैं, उसने जबरदस्ती इसमें आपका होने का फोटो डाला है। कहने लगा कि प्रोफेसर जब एक सिस्टर पे खाएंगे तो ये फोटो को देखने को सोचना कि इस स्माइल का क्या होगा जब तुम्हारे बड़े के बॉडी देखने का। मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ, पर ये सुसाइड के दौरान आपके साथ लड़का करें क्या होगा? अगर फ्रॉड बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी और अब मैं खुश रहूंगा। I will be really happy। आपके जो भी करूंगा दिल से करूंगा। आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, आज बस एक बार मुझे अपने दिल की बात सुनने दीजिए प्लीज। अब जाइए मतलब प्लीज। इसे वापस कर देना। बेटे तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? इस लैपटॉप के लिए सारा आएगा, अगर वो पैसे देने को मांग आपके पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे एक बार प्यार से कहते हुए देखिए। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं, कोई खास वजह? बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था, माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा।
मैं डर यहाँ आया तो देखा रेस लगी हुई है, फर्स्ट यहाँ पे तो कोई जानेगा भी नहीं, मैं और डरने लगा। फिर इस गुड फॉर ग्रेस और क्या करने लगा, पूजा करने लगा, पूजा का भगवान से भीख मांगने लगा, ये तो वो दे दो। 16 हंडिया टूटी तो मैंने सोचने का मौका मिला, तब बात समझ आई। सर आज मैंने भगवान से नहीं कहा कि मुझे जॉब दिलाना, मैंने सिर्फ हाथ जोड़े और इस लाइफ के लिए थैंक यू बोला। अगर आप लोग मुझे आज रिजेक्ट भी करते हैं सर तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ धंधा तो कर ही लूँगा सर। देखिए, आपका इतना फ्रैंक बिहेवियर हमारे कंपनी के लिए ठीक नहीं है। क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए हमें डिप्लोमेटिक आदमी की जरूरत है, आप कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। पर अगर आप हमें भरोसा दिलाएं कि आप अपने इस एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ हो सकता है। दोनों टांगे तुलवा के अपने पैर पे खड़ा होना सीखा है। बड़ी मुश्किल से आए हैं एटीट्यूड, नहीं होगा सर। आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। I'm sorry, don't mind sir. लोगों 25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारी इंटरव्यूज लिए हैं, जॉब पाने के लिए लोग हमारे नाम में हाँ मिला ही लेते हैं। तुम कहाँ से आए हो यार? जी सैलरी कितना रुपये लिया डिस्कस करने? अभी हमारे बीच एक बच्ची आई है और कुछ कहना चाहती है अपने पेरेंट्स। दरअसल मैं अपने पेरेंट्स के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में पढ़ाई इतनी नहीं चलती है। मेरे गांव में बहुत लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते हैं। एक्चुअली मेरे चाचा की जो लड़की है वो आई थिंक मेरे से थोड़ी सी बड़ी होगी, बट उसकी अभी दिवाली में शादी होने वाली है। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया और मेरी दीदी अभी फर्स्ट ईयर में है और मैं भी खुशनसीब हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाया। मेरे दादा भी बोलते थे मेरी मम्मी को कि क्या होगा पढ़ाने से, वैसे भी आगे जाके सब रोटी ये सब ही करना है घर का काम। बट बाद में मम्मी ने बोला कि नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है और बहुत कुछ बन भी सकती है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे और जन्म में मेरे मम्मी पापा के जैसे पेरेंट्स मिले। थैंक्स टू गॉड। आप लोग इस वीडियो को YouTube पे एंजल लायन राधेश्याम मौर्य के इस पे देख सकते हो, फेसबुक पर भी इसी अकाउंट से आप इसको देख सकते हो। एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से